हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। हम यहाँ अपना 4th चैप्टर पढ़ रहे थे प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में अपन ने कल पढ़ लिया था कि प्रतिरक्षा क्या होती है, प्रतिरक्षा जो विधियाँ होती है वो कितने प्रकार की होती है, प्रतिरक्षी विधियों के भी जो कार्य थे वो पढ़ लिए थे। जैसे कारक, अगर फर्स्ट की बात करूं मैं प्राकृतिक प्रतिरक्षा की या स्वाभाविक प्रतिरक्षा की मैं बात करूं तो वहां अपन को क्या देखने को मिला था कि 4 कारक। फिर उसके बाद में अपन ने उपार्जित एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखा तो उसमें जो अपन को मिला है वो 2 प्रकार की प्रतिरक्षा मिली थी, सक्रिय प्रतिरक्षा और एक निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा वही प्रतिरक्षा जब कोई रोगाणु या प्रतिजन अपने शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उस प्रवेश के द्वारा जो अपने प्रवेश करने पर जो शरीर उसके विरुद्ध जो प्रतिरक्षाओं का निर्माण करेगा उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई रोगाणु अपने शरीर में प्रवेश किया है तब जाके वो प्रतिरक्षी डेवलप हुई है। कहने का तात्पर्य है कि वो जो अपने पास विकसित हुई है वो कब विकसित हुई है, जन्म के बाद विकसित हुई है। जैसे राइनो वायरस ये बोल सकते हैं अपन, जुकाम जिससे सामान्य जुकाम होती है। इसके बाद में जो अपन बात करते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा की बात करते हैं, और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में मैंने आपको बताया था कि इसमें प्रतिरक्षी जो होती है शरीर के बाहर ही निर्मित की जाती है और फिर शरीर के अंदर प्रवेश करवाई जाती है। जैसे डिप्थीरिया एंड टिटनेस के टीके हो या फिर टेबलेट्स हो, वो क्या होती है बाहर बनी बनाई एंटीबायोटिक होती है, उनको अपन अंदर प्रवेश करवाते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इसके अंदर एक और पॉइंट पढ़ेंगे अपन CMI, जिसे अपन कहते हैं कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा। कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा। देखिए कभी कभी तो आपको यही पूछ लिया जाता है कि CMI की फुल फॉर्म बताइए, तो ठीक है ना, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। अब यहां से अगर अपन आगे की बात करें तो CMI क्या होती है, तो मान लो कि अपने शरीर के अंदर कोई रोगाणु प्रवेश कर रहा है, मैंने इसे बोल दिया एंटीजन, कोई अपनी बॉडी में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, और ये अपनी जो बॉडी है क्या कर रही है, इस प्रतिजन के विरुद्ध विशेष प्रकार की एंटीबॉडी डेवलप कर रही है। कि कहने का मतलब है कोई प्रतिजन अपने शरीर के अंदर घुसा, जैसे ही वो शरीर के अंदर घुसता है तो शरीर की कोशिकाएं उस प्रतिजन के विरुद्ध विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा का निर्माण करने लगती है। आप ध्यान देना, सक्रिय प्रतिरक्षा में तो अपन ने बात की थी कि प्रतिरक्षाओं का निर्माण करने लगती है, जबकि यहाँ क्या होगा, उस केवल उस पर्टिकुलर प्रतिजन के विरुद्ध ही एक मतलब एक कोई महन अहम होगा, या अपन बात कर सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरक्षी डेवलप की जाएगी। मान लो कि कोई अपने पास बहुत खतरनाक वाला था, कोई भी इन्फ्लुएंजा वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करते हैं, वो अपने शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो उस इन्फ्लुएंजा वायरस को खत्म करने वाली ही प्रतिरक्षी यदि अपने शरीर में उत्पन्न होती है तो वो उसे क्या कहते हैं, CMI, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। बस आपको तो यहाँ याद रखना है, सक्रिय प्रतिरक्षा थी सेम वैसी प्रतिरक्षा है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरक्षाओं का निर्माण होता है। बस इतना सा ऐड कर देना है, बाकी वो की वो है अपना। तो मैं इसमें लिख देता हूं, जब कोई रोगाणु, जब कोई प्रतिजन, लिख लो यहाँ, प्रतिजन शरीर में प्रवेश करता है, शरीर में प्रवेश करता है तो उस प्रतिजन के विरुद्ध बनी विशिष्ट प्रतिरक्षा
CMI कहलाती है। CMI का मतलब यहाँ वही कोशिका मार्जित प्रतिरक्षा कहलाती है। तो आपको ये परिभाषा इसमें लिखनी है। जब कोई शरीर के अंदर, जब कोई प्रतिजन शरीर में प्रवेश करता है तो उस प्रतिजन के विरुद्ध बनी विशिष्ट प्रतिरक्षा CMI कहलाती है या कोशिका मार्जित प्रतिरक्षा कहलाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद में मैं देखता हूँ इसी टॉपिक की बात करते हैं अपन। नहीं सॉरी, ये टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी कि एंटीजन क्या होते हैं और एंटीबॉडी क्या होती है। यहाँ अपन एंटीजन की बात करेंगे, अपने मतलब प्रतिजन। अपन प्रतिजन की बात करेंगे यहाँ पे। अब देखिए प्रतिजन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ जो बात की गई है, प्रतिजन क्या होते हैं, बाहरी रोगाणु होते हैं या बाहर से प्रवेश करने वाले जो होते हैं जीवाणु वगैरह ये होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो अपने शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। तो प्रतिजन की बात की, प्रतिजन में आप लिख सकते हो कि ये बाहरी रोगाणु होते हैं जो इनका आणविक भार होता है। देखो आणविक भार जो होता है ना, ये इनका अणुभार मापने की इकाइयां होती है। तो जिनका आणविक भार होता है वो 6000 डाल्टन होता है। ये भी आपके संजीव पासबुक वगैरह में ये क्वेश्चन दिया है, या जो आपकी बुक है उसमें भी ये क्वेश्चन दिया है कि प्रतिजन का जो आणविक भार होता है वो कितना होता है। और इस साल भी ये पूछा गया था कि प्रतिजन का आणविक भार कितना होता है। ठीक है, तो 6000 डाल्टन इसका जो होता है आणविक भार होता है। इसके बाद में ये जैसे पॉलीसैकेराइड, एमिनो अम्ल, विशेष प्रकार के जो रासायनिक संगठन होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। अब मान लो कि ये जो अपना है प्रतिजन है, प्रतिजन मतलब कोई बाहरी रोगाणु। अब ये अपने शरीर में प्रवेश कर रहा है, मान लिया कि मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। प्रवेश करते ही क्या होता है, अपने शरीर को पता चल जाता है कि ये जो प्रतिजन है ये अपने लिए हानिकारक है कि ये यूजफुल है, मतलब उपयोगी है या अनुपयोगी है। तो जैसे ही अपने शरीर के अंदर ये प्रवेश करेगा, यदि अपने लिए ये हानिकारक होगा, तो यदि हानिकारक है तो इस प्रतिजन के विरुद्ध अपने शरीर में प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। जैसे अपन एंटीबायोटिक कहते हैं, ठीक है ना, एंटीबायोटिक जो अपन देते हैं उनकी बात करें, टैबलेट्स वगैरह, और क्या होगा, एंटीबॉडीज का निर्माण होगा, प्रतिरक्षी का अपने शरीर में निर्माण। जैसे ही ये शरीर के अंदर जाता है, मान लो कि ये प्रतिजन ये मेरे शरीर के अंदर चला गया। अब अपन आगे पढ़ेंगे कि प्रतिरक्षी, इसी से नेक्स्ट टॉपिक अपन प्रतिरक्षी पढ़ेंगे कि प्रतिरक्षी की जो आकृति होती है वो कैपिटल Y के समान होती है। तो ये क्या है कि मान लो ये अपनी क्या है, कोई प्रतिरक्षी है। जैसे ही ये प्रतिजन, ये तो प्रतिजन होगा और ये प्रतिरक्षी होगी, ये इनके संपर्क में आते हैं, दोनों आपस में संपर्क में आ गया। ये संपर्क में आकर ये मान लो कि ये संपर्क में आ गए, ये दोनों भाग, ठीक है, मतलब ये जुड़ गए। जैसे ही ये दोनों भाग जुड़ते हैं तो क्या होगा कि इस प्रतिजन के शरीर में छोटे छोटे छेद कर देते हैं ये प्रतिरक्षी। पहले यहां से जुड़ेंगे, फिर 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 यहां से जुड़ेंगे। कहने का तात्पर्य है जितनी जगह यहां जुड़ने की होगी या जितनी जगह पे जुड़ सकते हैं उतनी जगह पे क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। प्रतिरक्षी क्या होगा, प्रतिजन के साथ जुड़ जाएगा और जुड़ के इनके शरीर में क्या होगा, छोटे छोटे छिद्र कर देगा, कर दिया छोटे छोटे छिद्र। अब छोटे छोटे छिद्र करके ये तो हट जाएगा प्रतिरक्षी तो। अब प्रतिजन में जो छोटे छोटे छिद्र हुए हैं उसमें क्या होगा, अपनी बॉडी में जो पानी है वो पानी इसके अंदर चला जाएगा। मान लो कि ये क्या हुआ, इसके अंदर ये पानी चला गया। अब जैसे ही प्रतिजन के अंदर पानी जाता है
तो पानी जाने के बाद में इसका आकार बढ़ने लगता है प्रतिजन का, और प्रतिजन का जैसे जैसे आकार बढ़ेगा और निश्चित सीमा से अधिक अगर ये पानी का अवशोषण करता रहेगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि प्रतिजन क्या हो जाएगा, इसकी कोशिकाएं फट जाएगी और इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार जो होते हैं ना प्रतिजन प्रतिरक्षियों को खत्म कर देते हैं। अब यहां तो चलो बात हो गई कि किस प्रकार प्रतिजन इसको खत्म कर रहे हैं। यहां अपने को एक टॉपिक और आता है एंटीजनी निरारक कारक। एंटीजनी निरारक कारक की बात करते हैं। क्या हो गया? निरारक कारक। अब देखिए मैंने आपको ये बताया कि ये यहां से जुड़ते हैं, तो क्या पूर्ण रूप से जुड़ रहे हैं कि सारा ही प्रतिरक्षी जो होते हैं, जितनी भी प्रतिरक्षा है वो आपस में एक बार ऐसे कर लिया? नहीं, ऐसे एक साथ नहीं मारते। मतलब जिस हिस्से से जुड़ते हैं कुछ भाग ही इनका जुड़ पाता है। जैसे इतना सा हिस्सा यहाँ पे जुड़ पाया पहले, फिर यहाँ पे जुड़ पाया, फिर यहाँ पे जुड़ पाया, तो मतलब थोड़ा हिस्सा ही जुड़ पाया है ना। तो प्रतिरक्षी का प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षियों से जुड़ पाता है उस भाग को एंटीजनी निरारक कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजनी निरारक कारक कहते हैं। मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं। प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षियों से जुड़ पाता है, रक्षियों से जुड़ पाता है, उसे एंटीजनी निरारक कारक कहते हैं। एंटीजनी निरारक कारक कहते हैं। ठीक है कि क्या हो गया कि प्रतिजन का कुछ हिस्सा इससे जुड़ पाया है और उसके अलावा इसका कोई सा भी हिस्सा इससे नहीं जुड़ पाया है, इसलिए इसे अपन ने क्या बोल दिया? प्रतिजनी निर्धारक कारक बोल दिया। ठीक है, सॉरी, एंटीजनी निर्धारक कारक बोल दिया। अब इसके बाद में जैसे ही अपना एंटीजनी निर्धारक कारक हो गया, अब ये बात तो अपन ने कर ली। इसके बाद की जो अपन बात करते हैं वो ये है, इसके बाद की जो बात है अपने पास वो ये है कि प्रतिजन जो होते हैं किस प्रकार इन प्रतिरक्षियों को खत्म करते हैं। सॉरी, प्रतिरक्षी जो होते हैं किस प्रकार इन प्रतिजनों को खत्म करते हैं। अब देखिए अपने शरीर में कौन कौन सी क्रियाएं होती है, तो यहां अपन को हेडिंग लिखनी है प्रतिरक्षियों द्वारा प्रतिजन को निम्न चरणों में समाप्त किया जाता है। अब देखिए पहली बात कहेंगे कि किस प्रकार इसको खत्म किया जाता है। देखिए अभी मैंने आपको ये बताया था, एक पॉइंट बताया था कि जब भी क्या होता है कोई प्रतिजन अपनी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो अपने इसको शरीर की कोशिकाओं में इतनी ताकत होती है कि वो ये पहचान सके कि ये प्रतिजन जो है अपने लिए हानिकारक है या अपने लिए उपयोगी है। तो कहने का तात्पर्य है कि अपने शरीर की कोशिकाओं में
मतलब खुद के स्वयं लिख सकते हो, व पर मतलब बाह्य की बात कर रहे हैं। प्रतिजनों में विभेद करने की क्षमता पाई जाती है। प्रतिजनों में विभेद करने की क्षमता पाई जाती है। विभेद करने की क्षमता पाई जाती है अपनी शरीर की कोशिकाओं में, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। अपने शरीर की कोशिकाओं में क्या हो रहा है कि स्व व पर में विभेद करने की क्षमता पाई जाती है। कि क्या है कि अपनी जो शरीर की कोशिकाएं है, आज कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होगी, उससे आप देख लेना एक बार इस चीज में। ये बार बार में ऊपर हो रहा है। अब यहाँ अपन बात करते हैं सेकंड की बात करते हैं। तो जैसे ही अपने शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश करता है तो अपन एक प्लाज्मा कोशिकाएं होती है। सबसे ज्यादा जो प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है वो प्लाज्मा कोशिकाएं होती है। मैं आपको एक चीज और एक क्वेश्चन और बता देता हूं यहाँ पे कि ध्यान रखना, कभी भी यदि आपसे पूछ लिया जाए, हमेशा मतलब अभी तक तो एक बार ही पूछा गया है, लेकिन यदि अगर बाद में अब भी आपके सेशन में पूछ भी लिया जाए तो आपको ये बात करनी है कि एंटीजन जो होते हैं, प्रतिजन जो होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो प्रतिजन तो क्या होते हैं, आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। और एंटीबॉडी प्रतिरक्षी कहाँ पाई जाती है, तो अपनी प्लाज्मा में पाई जाती है। तो वहां प्लाज्मा में पाई जाती है, तो प्लाज्मा की कोशिकाएं क्या करेगी, उन्हें प्रेरित करेगी, प्लाज्मा की कोशिकाएं उन्हें बनाएगी। तो जैसे ही अगर सेकंड पॉइंट की बात करूं मैं, तो कोई प्रतिजन अपने शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो प्लाज्मा कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है। अब इसमें मैं बात करता हूं, प्लाज्मा सेल्स क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। ठीक है ना। अब प्लाज्मा कोशिकाएं क्या हो गई, इसमें एक्टिव हो गई। अब प्लाज्मा कोशिका जैसे ही एक्टिव होती है तो उस अवस्था में क्या होगा कि उसके बाद अब ये प्लाज्मा कोशिकाएं एंटीबॉडी का निर्माण करना स्टार्ट हो जाती है। एंटीबॉडी का निर्माण करना स्टार्ट हो गया। मान लो कि मैं थर्ड में लिख दिया कि प्लाज्मा कोशिकाओं से प्रतिरक्षी बनना शुरू हो जाती है। मैं ऐसे कैसे लिखता हूं, प्लाज्मा कोशिकाओं से प्रतिरक्षी बनना स्टार्ट हो जाती है, प्रतिरक्षी बनना शुरू हो जाती है, शुरू हो जाती है। ठीक है ना। अब प्लाज्मा कोशिकाओं से क्या होगा कि जैसे ही प्रतिरक्षी बनना स्टार्ट हो गई, अब उसके बाद में क्या देखते हैं कि अब प्लाज्मा कोशिकाओं से प्रतिरक्षी बन चुकी है। कहने का मतलब है अब सैनिक लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। बस अब तो इनको क्या करना है, कूच ही करना है मैदान में। तो अब ये क्या कर देते हैं, इसका जो फोर्थ पॉइंट है ये CMI प्रदर्शित करते हैं कि कोशिका माध्यित प्रतिरक्षाओं द्वारा उन प्रतिरक्षियों से, उन प्रतिजन से जुड़ जाते हैं। तो CMI द्वारा प्रतिजनों को नष्ट किया जाता है, प्रतिजनों को नष्ट किया जाता है। ठीक है ना। अब क्या हो गया है, प्रतिजन हो गए, अब नष्ट हो गए। अब क्या है, पूर्ण रूप से जो सैनिक है अब ये तैयार है। ठीक है। अब सैनिकों को क्या कर दिया, जो दुश्मन थे अपने, उनको एक क्रिया करके खत्म कर दिया। तो इस प्रकार जो होते हैं प्रतिजनों को क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है। इसके बाद में अपन आगे का जो टॉपिक है अपना वो प्रतिरक्षी पढ़ेंगे। प्रतिरक्षी पढ़ेंगे तो ध्यान देना है ये यहाँ पे कि जैसे यहाँ प्रतिजन जो होते हैं आरबीसी की सतह पे पाए जाते हैं, जबकि प्रतिरक्षी क्या होती है
वहाँ प्लाज्मा कोशिकाओं में पाई जाती है। वो गामा ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जिसकी बनी होती है हीमोग्लोबिन IG जिसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको वहाँ पे एक चीज मैं वहाँ पे एक टॉपिक बताऊंगा आपको कि यहाँ जो प्रतिजन का प्रतिरक्षी से जो भाग जुड़ रहा था उस भाग को अपन कहते हैं एंटीजनी निधारक कारक, लेकिन वहाँ जो क्रिया करेगा उसे अपन पैराटोप कहेंगे। लेकिन उसके लिए अपन को एक वीडियो चाहिए, एक वीडियो में कम से कम उसको 10 से 15 मिनट तो लगेगी। प्रतिरक्षी की संरचना बनानी पड़ेगी, फिर उसको समझाना पड़ेगा। यदि फिर भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैसेज करके पूछ लिया करो। ऐसा नहीं हो कि कोई पूछे ही नहीं, और पूछे ही नहीं तो अपनी वो जो डाउट है वो वैसे की वैसे ही रह जाए, अपने माइंड में धरे के धरे रह जाए और वही क्वेश्चन अपना उठ के आ जाए। तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।